Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. And the topic which we are going to discuss today is of class 7, weather, climate and adaptation. इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने वेदर टॉपिक डिस्कस किया था. सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट. एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द क्लाइमेट. सो क्लाइमेट क्या होता है? सो द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस taken over a long time of almost 25 years. तो एवरेज वेदर पैटर्न का मतलब क्या है कि ज्यादातर टाइम वहां का जो वेदर है वो कैसा रहता है वो रिकॉर्ड किया जाता है फॉर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स. ठीक है, वही वहां का क्लाइमेट बन जाता है. नाउ अगर हम डिस्कस करें कि कौन कौन से फैक्टर्स पे क्लाइमेट डिपेंड करता है किसी भी प्लेस का, सो द फर्स्ट फैक्टर इज हाइट अबव सी लेवल. सो आपने ये देखा है कि जो सी लेवल होता है, ठीक है, जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा गर्मी रहती है. और जब आप हाइट पे मूव करते हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहां पर ज्यादा ठंड रहती है. क्यों जब हम ऊपर की तरफ हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, एल्टीट्यूड इज बेसिकली द डिस्टेंस अबव द सी लेवल, वहां पर क्यों ठंड बढ़ने लगती है, बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं इसमें. आप सबको पता है कि हमारे चारों तरफ एयर है जो कि एक ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ में. वो एयर को पुल डाउन करके रखता है, ठीक है, जिसके कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है एट द सी लेवल. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. कि जब आप इंक्रीज करते हैं एल्टीट्यूड में तो जो एयर डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है एट द सी लेवल. एंड एज एंड व्हेन यू मूव अप इन द हाइट एयर डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है और जो आपका अर्थ है वो हीट अप हो जाता है, ओके, ड्यू टू द सन रेज. और इसीलिए अर्थ और सी के ऊपर के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, ठीक है. और इसीलिए जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है एट द सी लेवल. ओके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एट द सी लेवल, बट एज एंड व्हेन यू मूव अप इन द एल्टीट्यूड वहां पे जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होने लगती है. आप देखिए इतनी सारी स्पेस में बहुत कम एयर पार्टिकल्स हैं. इस केस में जो सेम अमाउंट ऑफ हीट है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाती है, जिसके कारण वहां पे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है. बेसिकली जो एयर डेंसिटी होती है, ठीक है, और जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, विद द एल्टीट्यूड व्हेन यू मूव अबव द सी लेवल. और एयर जो होता है नियर द सी लेवल वहां पे जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. तो जो एयर प्रेशर है वो स्क्वैश करता है एयर पार्टिकल्स को बहुत ही स्मॉलर स्पेस में, जो मैंने भी आपको समझाया. बट जो एयर होता है एट द हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू द लेस एयर डेंसिटी वहां पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है और इसीलिए वहां पे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है. और सेम अमाउंट ऑफ हीट अब वो ज्यादा स्पेस में है, ठीक है. इसीलिए वहां पे क्योंकि वो स्प्रेड हो जाते हैं पार्टिकल्स और सेम अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा स्पेस में हो जाती है, इसीलिए वहां पे ठंड हो जाती है एज कंपेयर टू द सी लेवल. द नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड फ्रॉम द हाई माउंटेन रेंजेस. डिस्टेंस फ्रॉम द सी में अगर देखेंगे तो जितने भी प्लेसेस होते हैं नियर द सी दे ऑल हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट क्लाइमेट मींस ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा ठंड होगी. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी फ्लो ऑफ हीट चैप्टर में लैंड एंड द सी ब्रीज. अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं पहले, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर है, ठीक है, उसको हीट अप होने में टाइम लगता है और सिमिलरली एक बार जब वो हीट अप हो जाता है तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है एज कंपेयर टू द लैंड. लैंड जितनी जल्दी हीट अप होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है. क्योंकि जो लैंड और सी है, जो वाटर है बेसिकली, वो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास ही रहते हैं. जैसे बॉम्बे में अगर आप जाएंगे तो लैंड और सी बिल्कुल आसपास ही हैं. तो वहां पर क्या होता है दिन के टाइम में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं आपकी धरती पे तो जो लैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाता है. तो लैंड के हीटअप होने से वहां पे सी ब्रीज होती है,
ठीक है, जो कूल एयर होती है सी की, वो लैंड की तरफ रश अप करती है, और रात जब हो जाती है तो लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे ठंड बढ़ जानी चाहिए, बट क्योंकि वहां पे सी होता है, वाटर होता है, तो वाटर रात को भी ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। सो उसके गर्म होने के कारण क्या होता है वहां पे कि लैंड ब्रीज चलने लगती है रात को, ठीक है, तो दिन में लैंड गर्म है, इसके कारण सी ब्रीज है, और रात को वहां पे वाटर गर्म है और इसके कारण लैंड ब्रीज है। सो इसीलिए वहां का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली मॉडरेट रहता है इन द कोस्टल एरियाज, जहां पे भी आसपास सी होते हैं, ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पे सिर्फ लैंड है, तो दिन में क्या होगा, वो लैंड जल्दी हीट अप हो जाएगा और शाम होते ही वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो रात को एकदम दिन में बहुत गर्मी रहेगी और रात को सडनली एकदम से ठंड हो जाती है। बट अगर वहां पे वाटर है, सी बॉडीज हैं, तो रात को बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी, क्योंकि वाटर जो होता है वो जल्दी कूल अप नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द रीजन जो सी के आसपास के एरिया होते हैं, दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. The next we are going to discuss is the distance from the equator, that is the latitude. So latitude means the distance of a place from the equator. So as you see in this globe, okay, there is a middle line which is dividing your earth into two, north pole, northern hemisphere and the southern hemisphere. Okay, so ये जो center में line होती है जो कि earth को दो में divide कर रही है, this is called the equator. And you can see the two types of line here. One is the horizontal line, as you can see I'm marking it. Okay, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैं. These horizontal lines are called the latitudes. Okay, and these vertical lines, okay, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव हो रही हैं, they are called the longitudes. So latitude से हमें क्या पता चलता है कि आप इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि जो लैटिट्यूड है, अगर आप ये वाली लैटिट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ठीक है, फिर ये डिक्रीज होने लगता है लैटिट्यूड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. सो जो अर्थ है वो हीटेड अप होता है बाय द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट. तो सपोज हियर इज अ सन, ठीक है, सन की जो रेज हैं वो अर्थ पे पड़ती हैं और उसके कारण जो गर्मी है वो बढ़ती है धरती पे, ठीक है, हीट अप होता है अर्थ. बट अगर आप देखेंगे इफ सन इज हियर, ओके, सो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली जो फॉल करती हैं दैट इज ऑन द इक्वेटर. बट अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, तो व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, भले वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हो या साउथ पोल की तरफ मूव कर रहे हो, तो जब आप अवे मूव करोगे फ्रॉम द इक्वेटर, तो वहां पर क्या होता है कि अगर सन यहाँ है तो उसकी सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही हैं. बट अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, तो जो सनरेज हैं दे बिकम स्लांटिंग, ठीक है. सो स्लांटिंग होने के कारण जो सनरेज हैं वो लार्ज एरिया में स्प्रेड होती हैं. और दूसरा, व्हेन दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पोल, व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सो वहां पे जो सनरेज हैं दे हैव टू पास थ्रू द थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, सो नॉर्थ और साउथ पोल पे वहां पे बहुत ही थिक लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, जिसके थ्रू जब वो सनरेज पास होती हैं तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज पार्ट ऑफ हीट, और जिसके कारण, और दूसरा स्लांटिंग पड़ रही है, डायरेक्ट नहीं फॉल कर रही, इसीलिए जो लैंड होते हैं नियर द इक्वेटर वो जल्दी हीट अप हो जाते हैं क्योंकि उन पे डायरेक्ट फॉल कर रही हैं सनरेज. और जो लैंड होता है अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो आपका अर्थ है वो बहुत लेस हीट अप होता है और इसीलिए पोल्स पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है अगर नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो. नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है. सो जो विंड है वो बेसिकली कॉज कैसे होती है, जो विंड इज ऑल्सो कॉज बाय द हीट ऑफ द सन. क्या होता है जब सूरज की किरणें आपकी धरती पे पड़ती हैं तो उसके कारण जो आपका अर्थ है वो हीटअप होता है, ठीक है, और लैंड के हीटअप होने के कारण उसके ऊपर की जो एयर है, ठीक है, वो राइज अप होती है और जो कूल एयर होती है वो रश करती है टू टेक इट्स प्लेस. दिस इज हाउ द विंड ब्लो. सो विंड के ब्लो होने के कारण आपका जो क्लाइमेट है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है. तो अगर विंड ब्लो होके आ रही है फ्रॉम द कोल्ड रीजन, ठीक है, अगर किसी ठंडी वाली जगह से जहां बर्फ पड़ती है, अगर वहां से विंड ब्लो होके आ रही है किसी ऐसी जगह पर जहां की बर्फ नहीं पड़ती, तो ड्यू टू दैट कोल्ड वेव्स, ड्यू टू दैट कोल्ड विंड्स बेसिकली विच इज ब्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया. सो बेसिकली जब आप नॉर्थ में जाएंगे
इंडिया के मैप में, तो वहां पे बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। क्यों होती है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सो वहां से जब विंड ब्लो होके आती है माउंटेन्स की तरफ से टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, प्लेन एरिया में जहाँ पे कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, सो उन ठंडी हवाओं के कारण जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां का एटमॉस्फेयर जो होता है वो भी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, एंड द प्लेन बिकम्स वेरी कोल्ड। और अगर समर की बात करें तो जो विंड है वो ब्लो होके आती है फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में बेसिकली बहुत सैंड होती है, सैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, तो इसी के कारण वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जो विंड ब्लो होके आ रही है वहां से, उसमें बहुत ज्यादा हीट, वो विंड जो है वो बहुत ज्यादा हीट अप होती है, ठीक है। एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हीट अप होते हैं, एंड व्हेन दे मूव टुवर्ड्स द दिल्ली, तो दिल्ली में इसी के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर हमने बात किया था ना साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, जो आता है, जब आता है तो बहुत ज्यादा बारिश लेके आता है। तो बेसिकली जो विंड है जो कि ब्लो होके आती है फ्रॉम द सी, तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसमें जो विंड है वो कैरी ह्यूमिडिटी लेडन विंड जो होता है, हमने पढ़ा था कि वो विंड जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मतलब वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वो कहाँ हो सकता है, जो सी के आसपास के एरिया हैं, तो ओशियंस जो होते हैं, ठीक है, सी जो होते हैं, वहां से जब विंड ब्लो होके आती है तो उन एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। और फिर जब वो ऐसे रीजन में पहुंचते हैं जहां पे कि जो आपका वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज द रेनफॉल, okay, like the humidity laden winds which come from the Indian Ocean and Bay of Bengal, and they are the cause of the rain in India. Okay, so they bring the rain in India. Next up is, अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो अगर हम दार्जिलिंग का क्लाइमेट देखें तो मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज वेदर पैटर्न रिकॉर्डेड फॉर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर टाइम कैसा वेदर रहता है वहां पे। तो अगर हम दार्जिलिंग की बात करें तो वहां पे ज्यादातर टाइम पूरे साल में ठंड रहती है, सो दैट्स व्हाई द क्लाइमेट ऑफ दार्जिलिंग इज कोल्ड। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां का जो क्लाइमेट है वो वेट होता है। वेट का मतलब गीला, वो कब हो सकता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो इसीलिए वहां पे ज्यादातर टाइम बारिश होती है पूरे साल में। चेन्नई की बात करें तो वहां का जो क्लाइमेट है दैट इज द वार्म एंड ह्यूमिड। ओके, सो अभी हमने बात किया था कि जो भी रीजन्स होते हैं आपके कोस्टल एरियाज के आसपास, तो वहां पे ना ही मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ना बहुत ज्यादा ठंडी होगी। सो दैट्स व्हाई द क्लाइमेट ओवर देयर इज वार्म एंड ह्यूमिड। केरला की बात करें तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत वेट रहता है। नेक्स्ट अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम पूरे साल में बहुत हाई रहता है टेम्परेचर, बहुत गर्मी रहती है, बहुत कम बारिश होती है वहां पे, और ठंड भी बहुत कम टाइम के लिए पड़ती है। सो दैट्स व्हाई जो राजस्थान का क्लाइमेट है दैट इज हॉट एंड ड्राई। So now there is very important question in the living science book is that why at the poles there is 6 months of day and 6 months of night. जो poles होते हैं like this one north pole and the south pole, वहां पे 6-6 महीने का दिन और 6-6 महीने की रातें होती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दैट अर्थ, ठीक है, वहां पे जो डे और नाइट है वो चेंज होता है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुबह दिन रहता है, शाम को रात हो जाती है, तो पर पोल्स पे ऐसा नहीं होता, वहां पे 6-6 महीना दिन और 6-6 महीना रात रहती है। हाउ इज इट पॉसिबल? सो सपोज करो द अर्थ इज एट दिस पोजिशन, ठीक है, सन आपका यहाँ पर है, सिंस जो अर्थ है उसका एक्सेस जो होता है थोड़ा सा टिल्टेड होता है, सो सूरज की किरणें यहाँ पे अर्थ पे पड़ रही हैं। सो एज यू कैन सी कि जो नॉर्थ पोल है वो ज्यादा पास है सन के, और जो साउथ पोल है दैट इज अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, वहां पे सन की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो जहां पे सन की रोशनी नहीं पड़ेगी वहां पे रात रहेगी। सो इसीलिए नॉर्थ पोल पे दिन है और यहाँ पे रात है। फिर अब ये रिवॉल्व करते करते अर्थ आपका इस पोजीशन पे आ गया। जब वो इस पोजीशन में आया तो बेसिकली आपको इस इमेज को एज अ 3D इमेजिन करना है। तो व्हेन यू इमेजिन इट एज अ 3D, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो नॉर्थ पोल है ना, दिस इज टुवर्ड्स द सन एंड द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन। तो फिर से साउथ पोल पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो यहाँ रात ही रहेगी और यहाँ पे दिन रहेगा। फिर ये रिवॉल्व करता करता यहाँ पहुंचा।
तो अर्थ को यहां से यहां तक रिवॉल्व करने में इट टेक्स 6 मंथ्स, ठीक है। और जैसे ही अर्थ यहां पहुंचती है तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो नॉर्थ पोल है वो अब दूर हो गया है सन से, और साउथ पोल इज टुवर्ड्स द सन। तो साउथ पोल पे अब धूप सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहां दिन है, और नॉर्थ पोल पे अब रात है। फिर ये रिवॉल्व करके जब यहां पहुंचा तो आप देखो साउथ पोल इज टुवर्ड्स द सन एंड नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन। तो फिर से यहाँ नॉर्थ पोल पे अंधेरा है और साउथ पोल पे दिन है। और फिर ये जब यहां आता है तो अगेन दिस सेम प्रोसेस happens again and again। तो 6 months जब वो यहां से यहां रहता है तो नॉर्थ पोल पे दिन रहता है, और जब वो यहां से यहां रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ अराउंड द सन तो यहाँ पे साउथ पोल में दिन रहता है। तो दैट्स व्हाई पोल्स जो होते हैं वहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है।